नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे एथनॉल के प्राइस रिवीजन की। कैबिनेट की मीटिंग है, याद रहे आपको, और यहां पर एथनॉल शायद ऑन एजेंडा हो सकता है। क्या कुछ है, डिटेल्स आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोयाबीन की, जहां पर हम आपको बता चुके हैं कि पिछले 15 सालों में ये पहली बार ऐसा है कि हमने सोयाबीन के प्राइसेस को एमएसपी के नीचे फिसलते हुए देखा। अब सरकार की तरफ से जिस तरह की राहत है और किसानों को क्या बेहतर प्राइसेस मिल पाएंगे, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे ला नीना की। यहाँ पर काफ़ी समय से मेट डिपार्टमेंट कहता रहा है कि एल नीनो जाने के बाद अब ला नीना यहाँ पर सेट होने वाला है। इसके बीच क्या लेटेस्ट है, किस तरह का मौसम आगे जाकर रह सकता है और उसके क्या मायने हैं आपके लिए, ये भी बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक, स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि सरकार आज जारी कैबिनेट की बैठक में एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण नमस्कार। और ये काफ़ी समय से एजेंडा में है, बातचीत में भी है। हमने चीनी के एक्सपोर्ट को यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई देखी, लेकिन एथनॉल की प्राइस रिवीजन बाजार काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो आज होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, बाजार को जो लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो आज खत्म हो सकता है। जो मुझे सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि जो कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है, उस कैबिनेट यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीए की बैठक के दौरान सरकार एथनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और बहुत हद तक संभावना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। इसके तहत अलग अलग कैटेगरी के एथनॉल की कीमतें में अलग अलग बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव है। मिसाल के तौर पर बी हैवी मोलासेस, जिसमें गन्ने से चीनी निकाल दिया जाता है फिर भी थोड़ी चीनी बची रह जाती है, उस तरह के मोलासेस से जो एथनॉल बनते हैं उसकी कीमत में 1 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी वो 60 रुपये 73 पैसे है, वो बढ़ करके 62 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा जो प्रस्ताव है। केन जूस से जो एथनॉल बनता है उसकी कीमत में 1 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है, जो अभी 65 रुपये 61 पैसे है, वो बढ़ करके 66 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। तीसरा है सी हैवी मोलासेस। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, समझा दूं कि सी हैवी मोलासेस की सरकारी कीमत जो है वो 49 रुपये 41 पैसे है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसमें इंसेंटिव दिया था 6 रुपये 87 पैसे को, तो उस इंसेंटिव को सरकार रेगुलराइज कर देगी सरकारी कीमत के तौर पर। यानी सरकारी कीमत सी हैवी मोलासेस की 49 रुपये 41 पैसे से बढ़कर 56 रुपये 28 पैसे हो जाएगी। इफेक्टिव प्राइस में कहें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है और ये सारा कुछ चालू शुगर सीजन में लागू होने वाला है। और ये जो है प्रस्ताव है, इसको एक मुख्य कोशिश ये है कि एथनॉल ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को पूरा करते हुए ये सरकार कदम उठाना चाहती है और यही वजह है कि आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। औपचारिक ऐलान करीब 2 बजे या 3 बजे के आसपास हो सकता है। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया उस चर्चा के लिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए भी। ऑफ कोर्स कैबिनेट पर यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी और आप जैसे हमारे लिए एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते रहेंगे, आप पर भी यहाँ पर फिर से आएंगे अपडेट के लिए 2-3 बजे यहाँ पर किस तरह की जानकारी निकल के आती है। लक्ष्मण हमें लगातार बताते रह रहे हैं कि ये पेपर है, ये एक प्रपोजल ऑलरेडी बन चुका है। आज कैबिनेट शायद इसे क्लियर करता हुआ नजर आएगा। पिछले 2 साल से हमने एथनॉल प्राइस में रिविजन आता हुआ नहीं देखा और इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एथनॉल की जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी हद तक ये आस कर रही है कि इसे क्लियर किया जाए और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये शायद हम आज होता हुआ यहां पर देखेंगे। इस चर्चा पे, ऑफ कोर्स इस खबर पे हमारी नजर रहेगी और लक्ष्मण के पास हम यहां पर बार बार जाते रहेंगे दिन में, उसकी पुख्ता के लिए भी। लेकिन बात हम यहां पर अब खाने के तेलों की भी कर लेते हैं और हमारे साथ मिस्टर डीएन पाठक जुड़ चुके हैं। पाठक जी नमस्कार। और जब से आपने हमें बताया है कि 15 साल में पहली बार सोयाबीन के भाव एमएसपी के नीचे हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चाएं बाकी काफी सारे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी करी है और जी हाँ, पिछले एक डेकेड में इतने कमजोर प्राइसेस कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहां पर सपोर्ट देने की कोशिश करी है, क्या वो आप ऑन ग्राउंड होता हुआ देख रहे हैं? अब क्या स्थिति यहां पर सुधरी है? देखिए, सरकार ने करीब 17 लाख टन सोयाबीन अभी तक खरीद लिया है। अभी 2-4 दिन और बाकी हैं, 2-3 दिन जो अभी टाइम दे रखा है, तो हो सकता है 1 लाख टन और खरीद ले। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है किसानों के लिए। 18 लाख टन सोयाबीन की खरीद सरकार ने की है। जो इंडस्ट्री का और जो हमारा जो बड़ा वो है ये कि ये सामान, ये जो सीड खरीदा है सरकार ने, नाफेड ने, एनसीसीएफ ने, इसको ये मार्केट में बेचेंगे कब? क्योंकि अभी से ये र्यूमर शुरू हो गई है। एक आधी पार्टी जो है वो लोगों को अप्रोच कर रही हैं कि ये नाफेड मार्च अप्रैल में सोयाबीन बेचने वाला है और उससे एक बड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है किसानों में पार्टिकुलरली,
कि आपने खरीदा है, लेकिन सोयाबीन तो अभी मार्केट में बहुत सारा बकाया है, किसानों के पास है, ट्रेडर्स के पास है, प्लांट्स के पास है। अगर इसको अचानक ही 18 लाख में ऑफलोड कर देंगे तो प्राइसेस और ज्यादा क्रैश करेंगी। ये एक बड़ा मुद्दा है और सरकार में भी शायद इस बात की चर्चा हो रही है कि सोयाबीन की प्राइसेस को लेके और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ड्यूटी बढ़ा के देख ली, ड्यूटी बढ़ाने का स्कोप अभी सरकार को दिखता नहीं, क्योंकि तेल की प्राइसेस थोड़ी फर्म अप हुई हैं। तो अब किसानों को तो फायदा हुआ, इससे किसानों को मिला, लेकिन अल्टीमेटली सोयाबीन का क्या होगा, कहाँ जाएगा, कितना लॉस होगा। हम जो चर्चा हमेशा करते रहे, हमने परसों भी बात की थी सीएसीपी की मीटिंग में, कि इसकी बजाय प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम जो है, भावांतर जिसको बोलते हैं, उसको किसी रिफाइंड फॉर्म में दोबारा पेश किया जाए बजाय कि सरकार खरीदने की। और उस पर मुझे ऐसा मानना है कि सीरियस गहन चर्चा सरकार में कहीं हो रही है कि प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम जो है उसको पहले जो पीएम आशा में लागू किया था वो चल नहीं पाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगा कि इसमें खरीदारी करेंगे तो सरकार बाद में जो डिफरेंस है वो देगी कि नहीं देगी। तो भावांतर एक ऐसी स्कीम है जो मुझे लगता है कि सरकार को किसानों की मदद के लिए लेके आनी चाहिए, ताकि वो अपनी खरीदी से बच जाएं, उसके जो लॉसेज हैं वो नहीं होंगे, इंडस्ट्री को सही भाव, और उसमें जो विसंगतियां रही हैं पहले, जो खराबियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार और ट्रेड इंडस्ट्री मिलकर चर्चा कर सकती है। हमको भी कहा गया है कि हम एक ऐसा कॉन्क्रीट प्रपोजल दें, क्या ऐसा कर सकते हैं कि एसोसिएशंस इस काम को करें बजाय कंपनियों के, कि हम अपने लोगों के लिए खरीदी करें, बाद में बेचें और सरकार के साथ कुछ ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सब मिला के सरकार वरीड है किसानों को भाव कैसे मिले, और हम उनसे ज्यादा वरीड हैं, क्योंकि अगर भाव नहीं मिलेगा तो किसान सोयाबीन बोएगा नहीं तो प्लांट कहाँ से चलेंगे। तो अभी देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव अगर निकल के आता है, हो सकता है बजट में सरकार ऐसा अनाउंस करे कि आगे सोयाबीन की खरीदी जो है वो डायरेक्ट होगी, भावांतर के थ्रू होगी बजाय नाफेड के जरिए। देखते हैं क्या करती है सरकार। वेल, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे आपने कहा, बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स एसोसिएशंस यहाँ पर दे रही हैं। जस्ट कमिंग बैक टू दैट नंबर मिस्टर पाठक, जैसे आपने कहा 18 लाख टन यहाँ पर सरकार खरीद चुकी है, कितना आपको लगता है और सरकार यहाँ पर खरीद पाएगी? अभी तक तो 17 लाख टन से कुछ कम है, मुझे लगता है अभी 1 लाख टन और आ सकता है, जो अभी दिन बकाया है। तो आपको लगता है 18 साढ़े 18 पे कैप हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है 18 के ऊपर अभी तक तो जो तारीख उससे नहीं जा पाएगा, 18 तक हो जाएगा। यस। और कितना प्राइसेस को अब यहाँ से सपोर्ट मिला है? और जैसे आपने कहा मार्च अप्रैल में अगर नेफेड फिर बाजार में आता है तो किस तरह की स्टेटमेंट फिर, या फिर किस तरह के प्राइस रेंज तब रह सकती है? देखिए, प्राइस रेंज पे तो आपको पता है कि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि सोयाबीन की सप्लाई है अच्छी खासी, मील की डिमांड नहीं बढ़ रही है, एक्सपोर्ट पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि कोई इंसेंटिव है नहीं, एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होते हुए नाफेड और एनसीसीएफ और इनको भी अपना मटेरियल लिक्विडेट करना पड़ेगा 6 महीने में, क्योंकि अक्टूबर में नई फसल आ जाएगी, तो प्राइसेस पे असर जो पड़ेगा वो नेगेटिव ही पड़ेगा। कोई प्राइस बढ़ने का तो कोई मुझे चांस दिखता नहीं है, अगर अचानक 18 लाख टन माल सरकार ने उतार दिया मार्केट में। वेल, एब्सोल्युटली। अब बाकी तेलों से किस तरह का स्पिल ओवर इम्पैक्ट हम आता हुआ देख रहे हैं सोया पे? देखिए, अब बाकी तेलों में पाम है जिसका बड़ा इम्पैक्ट है। पाम कैसे बिहेव करता है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर पाम की प्राइसेस और ऊपर जाती हैं तो सोया की डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइसेस सोयाबीन पे की कीमतों पे पड़ सकता है। अगर पाम की कीमतें नीचे आती हैं तो फिर अगेन सोया विल बी अंडर प्रेशर। तो अभी पाम हमको वॉच करना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है। जैसे डिमांड है तेल के इंपोर्ट करने वालों की, कि इंपोर्ट जो एडिबल ऑयल आ रहा है रिफाइंड, उसको बंद किया जाए, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया दोनों ही रिफाइंड ऑयल पे कम में बेचते हैं और क्रूड ऑयल पे टैक्स लगाते हैं ताकि उनकी मिलें चल सकें। अगर उस पर कुछ डिसीजन लेती है सरकार अपने फायदे के लिए, अपने किसानों के फायदे के लिए, तो उसका असर सोया पे पड़ेगा। सोया की कीमतें फिर कुछ थोड़ा सुधर सकती हैं, लेकिन वो सब अभी स्पेकुलेशन है। सरकार क्या करेगी ये अपने को देखना पड़ेगा, और आई थिंक बजट अभी 2 दिन दूर है, सिर्फ बजट में कुछ हो सकता है। एब्सोल्युटली। मिस्टर पाठक, आप तो अपने आप को बजट पे थोड़ा फ्री रखिएगा, क्योंकि आपसे एब्सोल्युटली उस दिन हमारी बात होगी जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं, और जो कुछ आप हमें बता रहे हैं, अगर उसमें से कुछ भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपने कहा, फाइनली हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, भावांतर में अगर कुछ चेंजेस लेके आ जाता है, और अगर जैसे आपने कहा एसोसिएशंस का रोल यहाँ पर बनता है, तो वो एब्सोल्युटली यहाँ पर गेम चेंजिंग होगा और सरकार को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर एसोसिएशंस जो हेड कर रहे हैं, अगर आप अपने मेंबर्स का यहाँ पर ख्याल रख सकें तो एक वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। जस्ट एक फाइनल सवाल आपसे,
आप एज ऑफ नाउ प्रपोजल दे चुके हैं कि एसोसिएशन यहाँ पर किस तरह का रोल निभा सकती है? एक्चुअली मैं अभी एक बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग बुलाने वाला हूं अपने मेंबर्स की। ओके। ये प्रपोजल फाइनल करके इसको रिफाइन करने के लिए कि किस तरह से एसोसिएशन भावांतर का काम करेगी और किसान से और सरकार जो है जो पैसा है वो किसान तक कैसे डायरेक्ट पहुंचे, कोई लीकेज नहीं हो। लीकेज के अलावा कोई उस तरह काम नहीं जो पहले हुए थे कि किसान को पैसा मिला नहीं या किसी ने फर्जी खरीद लिया, वो फर्जी वाला नहीं हो। ऐसा एक प्रपोजल मैं बनाने वाला हूं, लेकिन अभी मैं मीटिंग करूंगा अपने मेंबर्स के साथ, जो सीनियर सबके साथ, और फिर हम एक प्रपोजल बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे और सरकार को देंगे। सरकार भी इसका वेट कर रही है ऐसे प्रपोजल का। तो इसका मतलब है कि बजट से बाहर भी ये चीजें हो सकती हैं, बजट में ही ऐसा है, जरूरी नहीं बजट है। के बाहर ही होगा ये सब कुछ जी हाँ, क्योंकि ये अगले साल के लिए होगा, इस साल तो कुछ होने वाला है नहीं। जी मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सारी चीज़ें हमारे साथ बात भी करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर लेके आए जा सकते हैं और अगर इंडस्ट्री सेक्टर इसकी यहाँ पर पहल करे और चीज़ें बदलने की कोशिश करे तो हर बार सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ ये सारी चीज़ों का यहाँ पर चेंजेस कर सकती है। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि हालात बन रहे हैं और जल्दी हमें ला नीना आता हुआ नजर आएगा। ये कहना है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभागों का, लेकिन कब तक भारत में इसका इंपैक्ट आ सकता है? स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। मिस्टर शर्मा, क्या है इस पर लेटेस्ट, क्योंकि काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज अब इसकी बात करने लगी हैं। जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आया और हमने कोई बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नहीं देखा। जी मनीषा, एक तो दोनों एजेंसीज जो सीपीसी नोवा की फोरकास्टिंग विंग है उसमें और ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो, दोनों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो काफी वाजिब भी है क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड अलग हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो का स्टैंडर्ड 0.8 होता है, जो नोवा का है सीपीसी का उसको 0.5 डिग्री होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो की बात करें तो उनके हिसाब से लानीना कंडीशन बनने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम। वेयर एज जो सीपीसी है उसके हिसाब से लानीना कंडीशन बन रही है और इसके और तेज होने की संभावना जरूर रहेगी। देखिए, जो खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में भी है उसमें लिखा है कि क्योंकि जनवरी के आंकड़े अभी तक नहीं आए इसलिए आश्वस्त तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि शुरुआत हो गई है। पर मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी के जितने आंकड़े आने थे मेरे हिसाब से तो मेरे पास तो अभी है, अवेलेबल है और मैंने कैलकुलेट करके देखा है। जो रोलिंग एवरेज हमारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी की है मेरे हिसाब से हाँ वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई है। 0.5 डिग्री की बात करते हैं। वो तीनों महीने का नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो ONI बोलते हैं, ओशनिक नीनो इंडेक्स, उसकी वैल्यू -0.5 है जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड है। तो मेरा ओपिनियन है, मेरी राय माने तो शुरुआत हुई है लेकिन बहुत ही सबड्यूड लानीना की शुरुआत है, क्योंकि केवल शुरुआत होना ही काफी नहीं, ये आंकड़े इसके बाद मेंटेन करने पड़ते हैं, होने चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में ही और थोड़े कलैप्स हो जाए तो वो तो फिर इवेंट बना ही नहीं। तो आज के दिन में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा अभी एक बॉर्डर लाइन लानीना कंडीशन बन गई है जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के क्वार्टर पे बेस पे हाँ हमें देखना पड़ेगा कि आगे और ये कैसे बनी रहती है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर है, क्योंकि कोई जितने भी मॉडल हैं उनमें कोई अगर आप ज्यादा तालमेल की बात कहें तो अभी इस स्टेज पे नहीं है। जी मनीषा। मिस्टर शर्मा, मेजरली तो मौसम देखने का ये एक रीज़न है क्योंकि जो भी सारी यहाँ पर रबी फसलें हैं वो मौसम को देखेंगी आगे जाते हुए। तो अगर हम फरवरी, मार्च तक की भी यहाँ पर बात करें, किस तरह के मौसम की एक्सपेक्टेशन है? मनीषा, मैंने एक बार पहले भी शायद प्रोग्राम में मेंशन किया था, ये बहुत ही अनयूजुअल सा टाइम है लानीना का। जनरली लानीना एल नीनो इवेंट ये अप्रैल के महीने से शुरू होते हैं, लगभग सितंबर, अक्टूबर में पीक तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही दिसंबर, जनवरी आता है उसके बाद से डिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये तो उल्टा है। इस वक्त लानीना का बनना अपने आप में ही एक एबिरेशन है, मैं तो कहूंगा, नहीं बनते हैं।
ये पहली बार लगभग हुआ है कि जब विंटर के महीनों में अभी लानीना की शुरुआत हो रही है। और दूसरा इसके बारे में अनयूजुअल ये रहेगा कि ये बहुत कम समय के लिए रहेगा। जैसे मैंने जिक्र किया, नवंबर दिसंबर जनवरी का क्वार्टर है, हो सकता है जो नेक्स्ट रोलिंग क्वार्टर है दिसंबर जनवरी फरवरी तक, और वाप से ज्यादा जनवरी फरवरी मार्च, दैट मीन्स 3 रोलिंग क्वार्टर तक ही चलेगा, जो कि अभी तक का सबसे कम लानीना इवेंट का रिकॉर्ड रहेगा 1950 से लेके। सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ जो लानीना की है वो इस बार होने वाली है। तो बहुत सी अनयूजुअल सी चीजें हैं, और ये ऐसे फिनोमिना है जो कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत हुई और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो शुरुआत होते ही उसके बाद से ज्यादा लंबा ना चल के 2 महीने के अंदर अंदर ही, विंटर के अंदर अंदर ही इसके फिर से न्यूट्रल की तरफ जाने की संभावना रहेगी। तो मेरा तो अपना मानना है इसका कोई विशेष इम्पैक्ट होने वाला नहीं है फसलों पे। जनवरी के महीने की बात करें, आज के दिन में 70% की कमी है वर्षा में जनवरी के महीने में, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसको कैचअप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मैं तो कहूंगा। हालांकि पहले हुआ है, पिछले साल भी था, जनवरी में ड्राई रह के फरवरी में बारिश थोड़ी हुई थी, और अभी भी पहले सप्ताह जो फरवरी का है 4-5 तारीख को एक अच्छी बरसात होनी चाहिए उत्तरी भागों में, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी भागों में वर्षा। लेकिन सब कुछ थोड़ा सामान्य स्थिति सी नहीं है। जनवरी तो बिल्कुल ड्राई रहा है करीब करीब, और फरवरी में थोड़ा चांस रहेगा। लेकिन अगर आप लानीना की बात करें कि उसका कोई इम्पैक्ट होना है ज्यादा, वो शायद नहीं मेरे विचार में नहीं होगा जी। फेयर पॉइंट टेकन मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने कहा कि शॉर्टेस्ट लानीना हो सकता है 1950 से, और जनवरी में 70% बारिश कम हुई है, तो क्लियरली अनयूजुअल वेदर पैटर्न फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालेंगे। अनुज गुप्ता होंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। और जैसे हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यहाँ पर एक नया हाई सोने में बनता हुआ नजर आ रहा है। अनुज, कैसे देखते हैं ये ऑल टाइम हाईज भारतीय बाजारों में? ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाई के बहुत करीब हैं हम, लेकिन इंडियन मार्केट्स में हमने नित नया यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। वैसे गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड ने ये प्रूव किया है कि जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो गोल्ड अच्छे रिटर्न देता है। और अब फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, तो उससे भी काफी हद तक क्लूज आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट के ऑलरेडी ट्रम्प साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट लोअर चाहिए, उसकी वजह से हमने गोल्ड को सपोर्ट आते हुए देखा है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि गोल्ड अब जल्दी ही आपको 81,000 और 82,000 के रेट पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, और हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड अब $2,800 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों ही गोल्ड के लिए फेवरेबल है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी गोल्ड और सिल्वर में। चांदी कहाँ जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए, चांदी में भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप 31 से लेकर $32 तक के लेवल आते हुए सपोर्ट किया है। और जिस तरीके से एक मोमेंटम बना है गोल्ड में, तो उसके टेंडम में भी हमें लगता है कि सिल्वर में मोमेंटम रहेगा पॉजिटिव। और हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 91,500 तक के लेवल हमें लगता है इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अनुज, हमने कॉपर एल्यूमिनियम में यूएस में भाव बढ़ते हुए देखे हैं, एलएमई पे गिरते हुए देखे हैं। इंडियन मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, हालांकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर फेस करते हुए दिख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि जो फेब कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कॉपर में करीबन 826 के आसपास बिकवाली करें, 831.80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 819 तक देखे जा सकते हैं। वहीं जिंक भी हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के दायरे में आता हुआ दिख रहा है। जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 266.50 में, स्टॉप लॉस 269.80 का लगाए, टारगेट 261 तक हो सकता है। तो बेस मेटल हमें लगता है कि थोड़े से रेंज बाउंड है, वहां पर अभी ट्रेंड नहीं पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकती है। साथ ही अनुज, कच्चे तेल को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि लगातार गिरावट के बाद कुछ खरीदारी कल देखने को मिली, आज के क्यूज थोड़े से सपाट हैं, यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, 6300 को काफी हद तक क्रूड ने सपोर्ट किया है। हमने देखा है कि 6,300 के आसपास जब भी आया है तो एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिप मिलता है 6,320, 6,335 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 6,270 का लगाएं, टारगेट करीबन 6450 तक देखा जा सकता है। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट हाँ निचले स्तरों पे यहाँ पे खरीदारी देखने को जरूर मिल रही है। तो अगर प्राइस 6,330-35 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए इंट्राडे के लिए। और जिस तरह का सेल ऑफ हमने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा है, उस पर क्या करने की राय है?
देखिए नेचुरल गैस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के जोन में है और हम पिछले लगातार 3 दिनों से इवन इनफैक्ट इस हफ्ते के स्टार्टिंग से ही हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। वार्म वेदर की सिचुएशन है, ड्रिलिंग भी यहाँ पर होता हुआ दिखा है, तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर में रहेगा। तो नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। फेब कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 274 275 के आसपास, स्टॉप लॉस 280 का लगा है, टारगेट हमें लगता है 257 तक देखा जा सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वार्म वेदर की वजह से डिमांड भी कम होती हुई दिखाई दे। वैसे ऑलरेडी फेब महीना स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर हमें लगता है कि वेदर की वजह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अनुज, आपको जाने दें उससे पहले, आपको लगता है एग्री कमोडिटीज में भी आज कोई ट्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है? देखिए एग्री में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है। जीरा अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि फिलहाल एग्रीकल्चर भी थोड़ा गिरावट की तरफ है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही हमें लगता है एग्रीकल्चर में देखी जा सकती है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नेचुरल गैस में, एग्री कमोडिटीज में, मसालों में बनती हुई नजर आ रही है। और अनुज, जैसे आपको बताया कि कुछ खरीदारी सोने चांदी में यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज अनुज, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार।